Students, welcome to your math class. Students, we are doing exercise 3.6. First question we have completed. Now we will start from the second question. Formulate the following problems as a pair of equations and hence find their solution. Here some statements are given. We have to form the equations and then we have to find their solutions also. Now first question is, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. Now here is the question that Ritu एक बोट में जा रही है. When she is going downstream तो वो 20 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेती है. जब वो अपस्ट्रीम जा रही है तो 4 किलोमीटर 2 आवर्स में कंप्लीट करती है. हमने उसकी स्पीड फाइंड करनी है कि जो उसकी रोइंग की स्पीड है, बोट चलाने की जो स्पीड है स्टिल वाटर में, वो फाइंड करनी है. एंड वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ करंट. करंट मीन्स द स्ट्रीम ऑफ वाटर, जो पानी की लहर है उसकी स्पीड फाइंड करनी है. नाउ इन दिस क्वेश्चन देयर आर टू टर्म्स, डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. So first let me explain that what is the meaning of downstream and what is the meaning of upstream. In case of downstream, what will happen? The speed of the direction of boat and the direction of stream. Water stream की direction और boat दोनों की direction डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होती है? सेम होती है. अगर जिस डायरेक्शन में वाटर स्ट्रीम है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, देन दैट इज द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम. और अपस्ट्रीम दैट इज ऑपोजिट टू इट. इसमें क्या होगा कि अगर बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है या स्ट्रीम जिस डायरेक्शन में जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे. सपोज बोट हैज टू गो टुवर्ड्स द राइट बट द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम इज टुवर्ड्स द लेफ्ट, देन दिस इज द केस ऑफ अपस्ट्रीम. अब दोनों केसेस में हमने करना क्या है? अब यहाँ पे डाउनस्ट्रीम का अगर हम केस देखें कि बोट भी राइट डायरेक्शन में जा रही है, जो वाटर स्ट्रीम है उसकी डायरेक्शन भी राइट साइड में है, तो इट मीन्स कि क्या हो जाएगा कि दोनों की स्पीड्स, क्योंकि वाटर उसी डायरेक्शन में है, वाटर स्ट्रीम उसी डायरेक्शन, बोट ने उसी डायरेक्शन में जाना है, सेम डायरेक्शन में, तो बोट फास्टली मूव करेगी और कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगी. ठीक है. और सेकेंड केस डाउन अपस्ट्रीम के केस में क्या है कि अगर बोट ने राइट डायरेक्शन में जाना है बट स्ट्रीम जो है वो उसकी डायरेक्शन लेफ्ट है, इट मीन्स बोट विल इन सेम टाइमिंग बोट विल कवर लेस डिस्टेंस, क्योंकि उसे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और बोट की जो स्पीड हो जाएगी वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो वाटर स्ट्रीम है वो डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है. तो अब होता क्या है इन केसेस में कि अगर डाउन स्ट्रीम है या अपस्ट्रीम है, हमने बोट की हमारे पास उसके लिए क्या चाहिए होती है? तो स्टिल वाटर में बोट की स्पीड कितनी है वो पता होनी चाहिए, और स्पीड ऑफ करंट. हम मान लेते हैं कि स्पीड जो डाउनस्ट्रीम में जो बोट की स्पीड है वो है x किलोमीटर पर आवर दोनों केसेस में, और जो स्ट्रीम की स्पीड है दैट इज y किलोमीटर पर आवर. अब डाउनस्ट्रीम का केस है तो बोथ द स्पीड्स, बिकॉज एज बोथ थिंग्स आर इन द सेम डायरेक्शन, बोथ स्पीड्स विल एड अप, दोनों प्लस हो जाती हैं. मतलब जो एक रिलेटिव स्पीड बनती है हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए चाहिए, उसमें क्या करेंगे हम? बोट की जो स्पीड है और जो स्ट्रीम की स्पीड है डाउनस्ट्रीम के केस में दोनों को प्लस कर दिया जाता है. और इसके ऑपोजिट अगर हमने इस केस में रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है तो क्या होता है? अपस्ट्रीम के केस में एज बोथ आर इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो बोट की स्पीड जो है उसमें से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दी जाती है. सो the main thing we have to keep in mind that in case of downstream we will add the speed of the boat in still water and the speed of stream. In our case of upstream we will subtract the speed of boat in still water and the speed of stream. तो हमने इस क्वेश्चन में इसी रूल को यूज करना है. Let us start how to solve this question. Okay, one time again. रितु कैन रोड डाउनस्ट्रीम. अब देखो रितु डाउनस्ट्रीम जा रही है तो वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 2 आवर्स में 20 किलोमीटर. अपस्ट्रीम में वो क्या कर रही है? 2 आवर्स में सिर्फ 4 किलोमीटर कवर कर पा रही है. तो हमने उसकी स्पीड ऑफ रोइंग स्टिल वाटर में उसकी रोइंग की स्पीड और जो स्पीड ऑफ करंट मीन स्ट्रीम ऑफ वाटर है उन दोनों की स्पीड फाइंड करनी है. तो ऑब्वियसली जो चीजें हमने फाइंड करनी है हम उन्हीं को अज्यूम कर लेंगे. लेट अस अज्यूम दैट द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज y किलोमीटर पर आवर. तो डाउनस्ट्रीम के केस में हम दोनों स्पीड्स को ऐड अप कर देंगे और अपस्ट्रीम के केस में हम दोनों स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे.
So let the speed of the boat in still water x kilometer per hour and the speed of the current is y kilometer per hour. Now there are two cases, downstream and upstream. So in case of downstream, what will be the speed? तो downstream के केस में हमने क्या करना है? We will add these two speeds x plus y kilometer per hour. And the time taken by during downstream is in the question, that is 2 hours, and distance covered is 20 kilometer. Similarly, we will mention here the speed, time and distance in case of upstream. Now in case of upstream, the speed will be get minus, so x minus y kilometer per hour. Then time, that is same 2 hours, and distance covered in case of upstream, which is given in the question, is that is 4 kilometers. Now in both situations we are having all these three terms, speed, time and distance. Now we know that distance is equal to speed into time. So here distance is equal to speed into time. तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम अपनी दोनों इक्वेशंस फॉर्म कर लेंगे. सो इन फर्स्ट केस द डिस्टेंस इज 20, speed is x plus y and time is 2. So according to the rule, speed into time is equal to distance. तो हमारे पास स्पीड कितनी है? दैट इज x plus y. टाइम दैट इज 2 is equal to distance which is 20. Now shifting 2 on that side, we will get x plus y is equal to 20 upon 2, that is 10. So equation number 1 in this question is x plus y is equal to 10. This is the equation number 1. Similarly, we will form equation second in case of upstream. Now here also speed into time, speed is x minus y into time, that is 2 is equal to 4. Now shifting 2 on that side, x minus y is equal to 4 divided by 2, that is 2. So x minus y is equal to 2. It is the second equation. Now we get two equations, x plus y is equal to 10 and xy minus y is equal to 2. Now we will solve these two equations to find the values of x and y. Now I am using here elimination method. X plus y is equal to 10 is the first equation. X minus y is equal to 2 is the second equation. Now if we will add these equations, then both the y will cancel each other. So we will add this equation on adding. क्योंकि नीचे अभी हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारे पास एक टर्म है ऑपोजिट साइन में एंड दे आर हैविंग सेम कोफिशिएंट्स. सो x plus x is equal to 2x, 10 plus 2 is equal to 12, and y will get cancelled. So x is equal to 12 by 2, that is 6. It means x is equal to 6. Now to find y, we will fill this value in any one of these equations. Now put value of x. So we will put the value of x in equation number 1, and equation number 1 was, हमारे पास जो equation number 1 थी वो थी x plus y is equal to 10. Now x की जगह हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे which is 6. Now shifting 6 on right hand side, y will be equal to 10 minus 6, that is 4. तो अभी x हमने assume किया था speed of boat in still water, therefore speed of boat in still water is 6 kilometer per hour, और y हमने assume किया था speed of current, so speed of current is equal to 4 kilometer per hour. This is your final answer. The second part is 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. 2 women और 5 men मिलके एक काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, while 3 women and 6 men finish the work in 3 days. उस काम को 3 दिन में खत्म कर देते हैं. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. और हमने टाइम फाइंड करना है कि 1 वुमेन अगर उस काम को करती है तो वो कितने दिन में इस काम को फिनिश करेगी, और अगर एक 1 मैन उस काम को करता है तो वो कितने दिन में फिनिश करेगा. तो अब यहाँ पे हमें चाहिए कि अगर सिंगल वुमेन काम करती है तो उसे कितने दिन लगते हैं, अगर सिंगल मैन काम करता है तो उसे कितने दिन लगते हैं. सो वी विल एज्यूम दीज 2 क्वांटिटीज. जो चीज़ फाइंड करनी है उसे मान के चलते हैं. लेट टाइम टेकन टू कंप्लीट द वर्क बाय 1 वुमेन, एक वुमेन को हम मान के चलते हैं कि x दिन लगते हैं उस काम को करने के लिए, x डेज, और एक मैन को उसी काम को करने के लिए y डेज लगते हैं.
नो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ वर्क एंड टाइम। और वर्क और टाइम के क्वेश्चन में एक रूल होता है कि हमने जो भी काम, चाहे कोई पर्सन किसी काम को 10 दिन में करता है, कोई 15 दिन में करता है, तो हमें उसका एक दिन का काम पहले निकालना होगा। तो यहाँ पे यही चीज है। अब यहाँ पे हमारे पास है कि 2 वुमेन और 5 मैन, उन 2 वुमेन एंड 5 मैन दोनों का मिला के, मैन और वुमेन का मिला के टोटल वर्क जो वो पूरा काम हो रहा है 4 दिन लग रहे हैं। लेकिन हमने देखना है कि अगर 2 वुमेन और 5 मैन एक दिन में उस काम का कितना हिस्सा कर लेते हैं। सिमिलरली सेकंड केस में हम देखेंगे कि 3 वुमेन और 6 मैन उस काम का एक दिन में कितना हिस्सा कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मैन और वुमेन दोनों का एक एक दिन का काम फाइंड करना है। सी वी विल टेक हियर, लेट 1 वुमेन कंप्लीट्स द वर्क इन x डेज। हम मान के चलते हैं कि एक वुमेन अगर उस पूरे काम को करती है तो उसे x दिन लगते हैं, एंड 1 मैन कंप्लीट दैट वर्क इन y डेज। नाउ वी नीड देयर वर्क ऑफ 1 डे। तो अब दोनों का हम 1 डे वर्क निकालेंगे। सो 1 डे वर्क ऑफ अ वुमेन, एक वुमेन का एक दिन का काम कितना होगा। अगर पूरा काम उसने x दिन में खत्म किया तो ऑब्वियसली एक दिन में उसने उसका 1/x पार्ट खत्म कर दिया, 1/x। अगर कोई पर्सन किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, मतलब कि एक काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहा है, तो एक दिन में वह उसका 1/10 नहीं कंप्लीट करेगा, मतलब 10 में से एक पार्ट उसने एक दिन में कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट डे उसका 2/10 हो जाएगा, देन 3/10, इसी तरह लास्ट 10th डे में 10/10, मतलब वो काम पूरा हो जाएगा। और सिंपल ट्रिक हम याद रख सकते हैं कि अगर हमें किसी काम को करने के टोटल डेज पता है कि एक काम इतने दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन में वो कितना होगा उसी का टोटल डेज को ही रेसिप्रोकेट कर देते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि एक वुमेन काम को x डेज में कंप्लीट कर रही है, तो एक दिन में कितना किया, x डेज है, उसी का रेसिप्रोकल 1/x। सिमिलरली 1 डे वर्क ऑफ अ मैन, इसी तरह एक मैन का जो होगा एक दिन का काम, अगर पूरे काम उसने y डेज में खत्म किया तो दैट मीन्स एक दिन में कितना किया, इसी का रेसिप्रोकल 1/y। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट केस है, अब देखो सिंगल वुमेन उस काम का 1/x पार्ट कंप्लीट करती, तो हमारे पास फर्स्ट केस में कितनी है, 2 वुमेन, मतलब एक वुमेन एक दिन में 1/x कर रही है, तो 2 वुमेन कितना करेंगी, 2/x। और साथ में 5 मैन भी काम कर रहे हैं। अब एक मैन जो है वो एक दिन का उसका काम कितना है, 1/5, एक मैन का एक दिन का काम, तो 5 मैन का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, इसे हम 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। फर्स्ट केस में 2 वुमेन है और 5 मैन दोनों मिलके पूरे काम को 4 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो अगर दोनों का काम 4 दिन में खत्म हो रहा है तो उनका एक दिन का काम कितना है, जितने टोटल डेज है 4, उसी का रेसिप्रोकल 1/4। हमने क्या किया, एक वुमेन का हमें एक दिन का काम पता था, हमने 2 वुमेन का निकाल लिया 2 से मल्टीप्लाई करके। इसी तरह 5 मैन का निकाल लिया 5 × 1/y करके। और टोटल डेज जो क्वेश्चन में है दैट दीज आर 4 डेज। और मैंने क्या है कि जितने टोटल डेज हैं 1 डे वर्क निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उसी को रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पे 4 दिन थे तो मैंने 4 को ही रेसिप्रोकल करके लिख दिया 1/4, ये एक दिन का काम हो गया उनका। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली सेकेंड केस में उन्होंने क्या है, 3 वुमेन, तो 3 वुमेन का वर्क हो गया 3/x एक दिन का, और 6 मैन का एक दिन का काम हो गया। सो 3 मैन एंड 6 वुमेन कंप्लीट दैट वर्क इन 3 डेज, मतलब उनको पूरे काम को करने के लिए 3 दिन लगते हैं। तो एक दिन में कितना हिस्सा काम का पार्ट कर दिया उन्होंने, 1/3। सो वी गोट 2 इक्वेशंस। नाउ दीज आर द फॉर्म्स विच कैन बी रिड्यूस्ड इनटू द लीनियर फॉर्म। तो अब इन्हें हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। The equations, the variables are here 1/x, 1/y, here also 1/x, 1/y। यहाँ पे 2, 5 कोफिशिएंट है, नीचे 3, 6 कोफिशिएंट्स हैं। तो हम 1/x को एक एज्यूम कर लेंगे और 1/y विल बी इक्वल टू b। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन बन गई 2a प्लस 5b इज इक्वल टू 1/4। तो 4 को हम शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2a प्लस 5b is equal to 1. So it is 8a plus 20b is equal to 1. This is the equation number 3. Similarly, next equation will be 3a plus 6b is equal to 1/3. Now multiplying by 3 on that side, we get 3 into 3a plus 6b is equal to 1. So it is 9a plus 3 6 18b is equal to 1. This is the equation number 4. So we get 2 equations.
3a 8a plus 20b is equal to 1 and 9a plus 18b is equal to 1. तो अब दोनों इक्वेशंस को हम यूजिंग एलिमिनेशन सॉल्व कर लेंगे. तो मेरे पास we got two equations, 8a plus 20b is equal to 1, 9a plus 18b is equal to 1. Now I am using here elimination method. तो elimination method के लिए हमें कोफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे. तो मैं a के कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ. थर्ड इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है 8 और फोर्थ इक्वेशन में a का कोफिशिएंट है 9. तो हमने इन दोनों को सेम करना है. तो उसके लिए अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में 8 को 9 से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी इक्वल टू 72, और 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी इक्वल टू 72. मतलब हम दोनों टर्म्स को एक दूसरे के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. फर्स्ट इक्वेशन को 9 के साथ और सेकेंड इक्वेशन को 8 के साथ. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 by 9 and equation 4 by 8. So हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई. जब हमने थर्ड इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई किया, वी गोट 72a प्लस 9 to the 180b इज इक्वल टू 9. और नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई 72a. जब इस इक्वेशन को हमने 8 के साथ मल्टीप्लाई किया, 72a प्लस 144b इज इक्वल टू 8. नाउ अब हमने इन दोनों को एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए साइन चेंज करेंगे. इट मीन्स वी विल सब्ट्रैक्ट. सो ऑन सब्ट्रैक्टिंग, जब हमने सब्ट्रैक्ट किया, वी विल चेंज द साइन ऑफ लोअर इक्वेशन. 72a माइनस 72a कैंसल, 180 माइनस 144, 36b इज इक्वल टू 1. सो b इज इक्वल टू 1 अपॉन 36. सो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 36. पुट दिस वैल्यू इन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन. हम थर्ड या फोर्थ में इसकी वैल्यू फिल करके नेक्स्ट टर्म्स फाइंड करेंगे. सो पुट दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर फोर्थ इक्वेशन में फिल कर रही हूँ मैं, इक्वेशन नंबर 4. और फोर्थ इक्वेशन है 9a प्लस 18b इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास आ गया 9a प्लस 18 मल्टीप्लाई b, और b की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 36 इज इक्वल टू 1. अब 18 और 36 की कटिंग हो गई. 9a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1. सो 9a इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2. हमारे पास आ गया 9a 1 माइनस 1/2, इट विल बी इक्वल टू हाफ. 9 को शिफ्ट किया, सो a इज इक्वल टू 1/2, और 9 भी नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2. तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 18. सो हेयर वी गेट 1 अपॉन 18. अब हमारे पास एक वैल्यूज आई हैं a और b की, बट वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो हमारे पास क्या था, नाउ 1 ओवर x इज इक्वल टू a, जो हमने एज्यूम किया था, और 1 ओवर y इज इक्वल टू b. तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू a हमारे पास है 1 अपॉन 18. सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट x इज इक्वल टू 18. सिमिलरली 1 अपॉन y इज इक्वल टू b, और b की वैल्यू हमारे पास आई है 1 अपॉन 36. तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट y इज इक्वल टू 36. तो हमारे पास वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 18 एंड y इज इक्वल टू 36. सो द फाइनल आंसर इज टाइम टेकन बाय वन वुमेन इज 18 डेज. मतलब हमने यही माना था कि एक सिंगल वुमेन x डेज में अपना वर्क खत्म करती है, सो दैट इज 18 डेज, और बाय वन मैन इट इज 36 डे. नाउ थर्ड पार्ट इज Ruhi travels 300 km to her home partially by train and partially by bus. She takes 4 hours if she travels 60 km by train and the remaining by bus. If she travels 100 km by train and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Then find the speed of the train and the bus separately. The question is कि रूही ने 300 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, जिसका कुछ हिस्सा वो ट्रेन से कवर कर रही है और कुछ हिस्सा उसका बस के थ्रू कवर कर रही है. शी टेक्स 4 आवर्स, उसे 4 आवर्स लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन में डिस्टेंस कवर करती है, और बाकी जो डिस्टेंस बचा, अब टोटल 300 है, उसमें से 60 किलोमीटर ट्रेन में उसने सफ़र किया, और बाकी रह गया 240 किलोमीटर, वो किया बाय बस. तो अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन में और 240 किलोमीटर बस में सफ़र कर रही है, दैट मीन्स उस वक्त उसे क्या लग रहे हैं, 4 आवर्स में वो डिस्टेंस कवर कर रही है. इफ़ शी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन,
मीन्स 300 में से 100 उसने ट्रेन में कवर किया, बाकी रह गया 200, वो उसने बस में कवर किया, तो उसे 4 आवर्स से 10 मिनट्स ज़्यादा लगते हैं। मतलब कि फर्स्ट केस में उसे टाइम लगा 4 आवर्स का, और सेकंड केस में टाइम 4 आवर्स से 10 मिनट ऊपर, मतलब 4 आवर्स 10 मिनट का टाइम लगा। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस। हमें ट्रेन और उस बस की स्पीड को फाइंड करना है। तो अभी हम नाउ वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस। तो हम यही दोनों स्पीड्स को एज्यूम करके चलेंगे। वी विल कंसीडर द स्पीड ऑफ ट्रेन एज x एंड स्पीड ऑफ बस एज y. So let the speed of train is x kilometer per hour and speed of bus is y kilometer per hour. Total distance she has to cover is 300 kilometer. Now हमारे पास जो फर्स्ट केस है उसमें उसने क्या किया है, 60 किलोमीटर ट्रेवल्स बाय ट्रेन और रिमेनिंग ट्रेवल बाय बस. So we will write here distance traveled by train. अब ट्रेन में उसने अपना डिस्टेंस कवर किया, वो है 60 किलोमीटर्स. तो हम इसे, अब ट्रेन में उसने 60 किलोमीटर कवर किया, तो हम उसकी टाइमिंग्स देख लेते हैं. सो टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो टाइम ट्रेन में उसे कितना लगा, और टाइम का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. दैट इज डिस्टेंस 60 किलोमीटर ट्रेन में कवर किया और स्पीड ट्रेन की कितनी है, x. तो दिस इज द टाइम टेकन बाय ट्रेन. तो इसे हम T1 नाम दे देते हैं. T1 इज 60 अपॉन x. नाउ सिमिलरली अब अगर ट्रेन में उसने 60 किलोमीटर कवर किया, टोटल 300 था. नाउ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बस. अब बस में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, टोटल 300 था, 60 ट्रेन में किया, तो 300 में से 60 माइनस करके 240 किलोमीटर्स. सो टाइम टेकन बाय बस, दैट इज, इसे हम T2 एज्यूम कर लेते हैं. टाइम टेकन बाय बस हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और बस की स्पीड हमारे पास है y. तो बस में डिस्टेंस कवर किया 240 और उसकी जो स्पीड है बस की, दैट इज y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन बनेगी, ट्रेन और बस दोनों की टाइमिंग्स. गो टू द क्वेश्चन, सी दे आर सेइंग शी टेक्स 4 आवर्स. उसे 4 घंटे लगते हैं अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन में और बाकी का डिस्टेंस बस में कवर कर रही है. मतलब ट्रेन और बस दोनों की टाइमिंग्स मिला के टोटल 4 आवर्स हैं. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी विल से फर्स्ट टाइमिंग दैट इज बाय ट्रेन प्लस सेकेंड टाइमिंग विच इज बाय बस इज इक्वल टू 4 आवर्स. अब T1 हमारे पास है 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y विच इज T2 इज इक्वल टू 4. तो अब इस इक्वेशन हमको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 60 है, 240 है, ऑन अदर हैंड देयर इज 4. तो अब इन दोनों में से 4 कॉमन लिया जा सकता है. सो आई एम टेकिंग 4 कॉमन. तो 60 में से 4 कॉमन लिया 15 बाय x प्लस 240 में से 4 कॉमन लिया 60 अपॉन y इज इक्वल टू 4. अब 4 को अगर हम दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं तो ये उधर 4 को डिवाइड कर देगा. सो आवर इक्वेशन विल बी 15 बाय x प्लस 60 अपॉन y इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 दैट इज 1. सो जो इक्वेशन हमारी फर्स्ट बनी वो बनी 15 बाय x प्लस 60 अपॉन y इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. Similarly in second case, in question they are saying she travels 100 kilometer by train and remaining by bus. अब उसने डिस्टेंस ट्रेन में कवर किया सेकंड केस में 100 किलोमीटर. तो टाइम टेकन बाय ट्रेन हो गया T1, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस ट्रेन में कवर किया 100 और स्पीड ट्रेन की x 100 अपॉन x. और जो बाकी डिस्टेंस बचा डिस्टेंस ट्रेवल बाय बस, 300 में से 100 कवर कर लिया उसने ट्रेन में, तो बाकी रह गया 200 किलोमीटर. तो 200 किलोमीटर डिस्टेंस बस में कवर किया, तो टाइम टेकन बाय बस T2 दैट इज 200 अपॉन स्पीड ऑफ बस दैट इज y, 200 अपॉन y. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टाइम टेकन बाय ट्रेन प्लस टाइम टेकन बाय बस इज इक्वल टू 4 आवर्स 10 मिनट्स. क्योंकि सेकंड केस में उन्होंने कहा है जो टाइम है पहले टाइम के कंपैरेटिवली 10 मिनट ज़्यादा लगा. पहले लगे 4 आवर्स और उसमें 10 मिनट्स और ऐड हो जाएंगे, तो 4 आवर्स. अब 10 मिनट्स को हमने आवर्स में कन्वर्ट करना है, 10 अपॉन 60. हमारे पास 4 प्लस 1 बाई 6, तो यहाँ पे आ गया हमारा 6, 24 प्लस 1 दैट इज 25 अपॉन 6.
और T1 टाइमिंग 100/x थी हमारे पास, सो इक्वेशन बनी 100/x प्लस 200/y इज इक्वल टू 25/6। अब यहाँ से हम 100 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 100, 200 और 25 सॉरी हम 25 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 25 के टेबल पे दोनों आ जाएंगे और 25 इधर शिफ्ट होगा, इट विल कैंसल। सो टेकिंग 25 एज कॉमन वी विल गेट हियर 4/x प्लस 8/y is equal to 25/6. Now shifting 25 on other side, 4/x plus 8/y is equal to 25/6. अब 25 इधर नीचे आएगा, 4/8 plus 8/y is equal to 4/x plus 8/y is equal to 1/6. अब 6 को हम उस साइड शिफ्ट करेंगे, 6 दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 6 इंटू 4/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1, 6 4 द 24/x प्लस 6 8 द 48/y इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। सो आई एम राइटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन अगेन। फर्स्ट इक्वेशन 15/x प्लस 60/y इज इक्वल टू 1, सेकेंड 24/x प्लस 48/y इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में x है, डिनोमिनेटर में y, इन अदर इक्वेशन सेम, दैट मीन्स 1/x 1/y 1/x 1/y। तो उन्हें एज्यूम कर लेते हैं। लेट 1/x इज इक्वल टू a एंड 1/y इज इक्वल टू b। सो वी गेट द इक्वेशंस 15a प्लस 60b is equal to 1 as equation number 3, and then 24a plus 48b is equal to 1 as equation number 4. Now I am using here again elimination. अब यहाँ पे मेरे पास a का जो कोफिशिएंट है वो है 15 और यहाँ पे a का कोफिशिएंट है 24। तो अब मैंने एक ऐसा कोफिशिएंट बनाना है जो दोनों का सेम बन जाए, तो उसके लिए हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम 24 से इसको करते हैं या 15 से इसको, तो वो मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बड़ी चली जाएगी। तो इसका बेस्ट वे है, तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक है कि हम दोनों कोफिशिएंट्स का एलसीएम ले लेते हैं। जैसे 15 और 24 है, मैं रफली इसका एलसीएम ले रही हूँ। 3 पे किया 3 5 8, तो हमारे पास आ गया ये 3 5 द 15, तो हमारा एलसीएम बन रहा है 3 5 इंटू 8 120। मीन्स कि अगर ऐसे नंबर्स हों जिनमें कुछ कॉमन फैक्टर, अब देखो जैसे 15 और 24 में कुछ कॉमन फैक्टर्स हैं, 3 इनमें कॉमन फैक्टर है, तो ऐसे अगर नंबर्स हों तो उसमें सबसे बेस्ट वे होता है कि एलसीएम निकाल लो दोनों का। जैसे अब एलसीएम 120 है, तो एलसीएम 120 है, इट मीन्स 15 को भी 120 बनाया जा सकता है, 24 को भी 120 बनाया जा सकता है। अब 15 को 120 बनाना है, वो कैसे पता चलेगा। हमारे पास ये 3 नंबर हैं, 3 5 द 15, 15 का पेयर छोड़ दो, रह गया 8। मतलब फर्स्ट इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 3 को हम कर देंगे मल्टीप्लाई 8 के साथ। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 8, इस इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 120 बन जाएगा। और नेक्स्ट में है हमारे पास 24। अब देखो यहाँ पे 3 इंटू 8 24, मतलब 3 और 8 को मिला के 24 है, तो रह गया हमारे पास 5। इट मीन्स फोर्थ इक्वेशन को 5 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, देन वी विल गेट 120। एंड मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 बाय 5, तो इक्वेशन 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5। मतलब कि कोफिशिएंट सेम करने में ही मेनली प्रॉब्लम आती है। अगर तो दो नंबर, जैसे हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें एक फैक्टर, एक टर्म थी 8a और दूसरी टर्म थी 9a। सी यहाँ पे जो 8 और 9 थे कोफिशिएंट्स, तो मैंने 9 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दिया, 8 को नीचे। मैंने अल्टरनेटिवली मल्टीप्लाई क्यों करवाया, क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं। अगर हम 8 और 9 का एलसीएम लेंगे तो ये 72 ही आएगा। एलसीएम ऑफ 8 9 विल बी 72। तो मैंने 72 देखा मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करके बना सकती हूँ। और इस केस में, इन दिस केस, अब यहाँ पे मेरे पास 15 और 24, मुझे पता है कि 15 और 24 में कुछ कॉमन फैक्टर्स, तो बेस्ट वे यही होता है कि आप एलसीएम निकाल लो। एलसीएम जितना आया आप उतना उन दोनों कोफिशिएंट्स को बना सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको उनके उस एलसीएम के फैक्टर्स में से ही पता चल जाएगा कि हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये सबसे इजी ट्रिक है, फाइंड द एलसीएम व्हेनेवर यू हैव टू मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल। सो ओके, वी विल मल्टीप्लाई दीज इक्वेशंस। सो नाउ
हम इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशंस बन गई 120a प्लस 480b इज इक्वल टू 8, 120a प्लस 240b इज इक्वल टू 5. नो आई एम सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशंस, दैट्स व्हाई आई हैव चेंज द साइन. माइनस 120, पॉजिटिव 240 था, नेगेटिव हो गया और माइनस हो गया. अब 120 माइनस 120 कैंसल. 480 माइनस 240, 240b, 8 माइनस 5 इज 3. So b is equal to 3 upon 240. It means b is equal to 1 upon 80. हमारे पास b की वैल्यू आ गई. अब b की वैल्यू हम अपनी किसी भी इक्वेशन में फिल कर सकते हैं. So put value of b in equation 3. हमारे पास क्या आ गया 15a प्लस 60b इज इक्वल टू 1. दिस इज द इक्वेशन नंबर 3. तो अब इसमें हमने b को रिप्लेस करना है 1 अपॉन 80 के साथ. सो हेयर वी गेट 15a प्लस 60 इंटू 1 अपॉन 80, 2 3 द 2 4 द इज इक्वल टू 1. हमारे पास इक्वेशन आई 15a प्लस 3/4 इज इक्वल टू 1. सो हेयर वी गेट 15a इज इक्वल टू 1 माइनस 3/4, 4 एलसीएम. So 15a is equal to 1/4, which implies a is equal to 1 upon 4 into 15, that is 1 upon 60. तो हमारे पास a और b दोनों वैल्यूज आ गई. अब a और b हमने अज्यूम किए थे. नाउ 1/x था हमारे पास a एंड 1/y वाज b. तो अब यहाँ पे 1 अपॉन x इज इक्वल टू a और a हमारे पास है 1 अपॉन 60 एंड 1 अपॉन y इज इक्वल टू 1 अपॉन 80. तो यहाँ से हमारे x और y की वैल्यूज आ जाएंगी. x विल बी इक्वल टू 60 एंड y विल बी इक्वल टू 80. सो वी गेट x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 80. x हमने अज्यूम किया था स्पीड ऑफ ट्रेन. सो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस दैट इज y 80 किलोमीटर पर आवर. This is your answer. So here students, exercise 3.6 is finished. I hope you have understood all the questions. सारे questions आपको properly understanding होगी. In case of any query or any doubt, you can ask me in comment box. Thank you and have a nice day.